हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे दोस्तों सेट नंबर 1 का। ये है पार्ट नंबर, इसका पार्ट नंबर 4 है ये रीजनिंग। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडीपीटी एग्जाम पैटर्न, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी एग्जाम लिए हैं एडीपीटी ने अभी एसएससी में, उनको देखते हुए रिसर्च करके इन क्वेश्चन को बनाया गया आपके लिए, ताकि आपको ऐसा माइंड में कुछ भी ना हो कि एडीपीटी किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। आपको सेम टू सेम वही क्वेश्चन कराएंगे प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन ऑन द बेसिस हुआ फेज 13 एसएससी सीजीएल या फिर आसपास के जो भी एग्जाम अभी हाल फिलहाल में एडीपीटी ने लिए हैं, उनको देखते हुए इन क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। इससे पहले हमने आपके लिए 45 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, वो भी कंप्लीट करवाए आपको। बहुत सारे हजारों क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए थे, चैप्टर वाइज भी दिल्ली पुलिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, जो बेस्ड थे टीसीएस पैटर्न के ऊपर। पैटर्न ऐसा नहीं है कि टीसीएस अलग है, सेम ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वो आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, जो रियल क्वेश्चन है वहां से आपको अंदाजा भी हो जाएगा। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं इसका सेट नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, रीजनिंग ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेटिव एग्जाम पैटर्न। और ये क्वेश्चन आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम देने वाले हो, हेड कांस्टेबल हो या एडब्ल्यू हो, टीपीओ, जो भी एग्जाम देने वाले हो, हर एग्जाम के लिए यूजफुल होंगे सारे क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए। आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करना भी। ऐसा नहीं है कि आप अपना कंटेंट है उसको जल्दी जल्दी रिवाइज करिए। अभी आपके लिए बेस्ट यही है कि आप जितना पीवाईक्यू लगाओगे, आपका उतना ही जो आपकी प्रिपरेशन है, जो आपने पढ़ा है, उस चीज में उतना ही निखार आएगा आपके लिए। उतना ही आप बेस्ट एग्जाम में कर पाओगे, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको फिर अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे। कई बार अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते अच्छे से, हमें जो आता है वो भी हम भूल जाते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 1 पार्ट नंबर 4 रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 71। आपको बताना है कौन सी वो ऑप्शन वाली कौन सी फिगर है जो इस पैटर्न को कंप्लीट करेगी, इसको कंप्लीट करेगी। देखिए, जब इसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये देखना है, एक ये कंप्लीट होगा यहाँ पे। जैसे कि मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ये लाइन ऐसे आएगी, ये वाली, ये ऐसे कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे तो ऐसे स्पार्ट लाइन है, ये ऑप्शन बार हो गया। अब यहाँ पे देखो सेम शेप बनी हुई है यहाँ पे, और इसमें भी सेम है। लेकिन नीचे देखोगे आप, इसमें ये शेप यहाँ पे भी ऐसे बनेगी जैसे यहाँ पे बनी हुई है ना, ये ऐसे बनी हुई है, तो यहाँ पे भी ऐसे बनेगी। तो एक लाइन ऐसे आएगी और एक ये ऐसे लाइन आएगी, मतलब एक ऐसे और एक ये ऐसे मिला होगा। तो यहाँ पे कोई ऐसी लाइन नहीं है इसमें, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब बच गए हमारे पास दो ऑप्शन, इनमें डिफरेंस क्रिएट करना आपको। इनमें डिफरेंस देखना है, क्या डिफरेंस है इनमें। आप ध्यान से देखोगे दोनों में, इनमें डिफरेंस ये है दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था, ये वाली फिगर मैंने यहाँ बनाया था, जैसे यहाँ पे जो बना हुआ है ये वाली शेप जैसे नीचे बनी हुई है, ये त्रिभुज लगेगा इसके, जैसे ये बना हुआ है ऐसे रेक्टेंगल, इसके साथ ऐसे बनेगा। मैं जब इसको ऐसे बनाऊंगा, एक तो लाइन ये आएगी, एक ऐसे कट भी आएगा, एक मतलब ये कट भी आएगा। इसमें तो यहाँ पे कट नहीं है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 72। 72 ब्लड एंड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए, के सास है पी की, पी का विवाह एस के साथ हुआ है। पी का विवाह दोस्तों किसके साथ हुआ है, एस के साथ। और नेक्स्ट कहता है के को केवल एक पुत्री है। के पी का के पी की सास है, तो के की केवल एक पुत्री है, तो इसका मतलब ये के की पुत्री होगी फिर। ये इसका पी हस्बैंड होगा, एस का। एल पुत्री है पी की, एल पी की पुत्री है, ठीक है, इनकी डॉटर क्या है, एल है। एस किस प्रकार के से संबंधित है दोस्तों, एस के से किस प्रकार संबंधित है, तो एस लगेगी, के की बेटी लगेगी, पुत्री होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 73। उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए अन्य विकल्पों से अलग है। स्कॉटलैंड, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेल्स। अब इसमें जो लॉजिक बनेगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लॉजिक ये होगा कि ये सारे के सारे यूनाइटेड किंगडम में आते हैं, न्यूजीलैंड को छोड़ के। ये भी यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम में आता है, यूके में आता है। इंग्लैंड भी यूके में आता है और वेल्स भी यूके में आता है। न्यूजीलैंड यूनाइटेड किंगडम में नहीं आता।
न्यूजीलैंड कह सकते हैं, यूके में नहीं आता, बाकी सारे यूके में आते हैं। जैसे कि यूके में यूनाइटेड किंगडम में बहुत सारे देश आते हैं, जैसे कह सकते हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 74, किसी निश्चित कूट भाषा में हेड को ये लिखा गया है। तो इसमें क्या हुआ है आपको देखना है पहले पैटर्न। मैंने यहाँ पे देखा एच से आई हो गया, +1 ऐड हो गया, +1 +1 +1 ऐड कर दिया सभी में। ऐसे ही यहाँ पे भी +1 +1 +1 +1। तो इसमें +1 ऐड करूंगा, जे में +1 करूंगा तो के आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया। ए में एक ऐड करेंगे तो बी आएगा दूसरे नंबर पे, ये ऑप्शन भी बार हो गया। फिर तीसरे नंबर पे एन में एक ऐड करेंगे, ओ आएगा 15 पे, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 75, आपको रिलेशन बताना है कौन सा जो डायग्राम है, वेन डायग्राम है, कौन सा इनके बीच रिलेशन को सही अच्छे से बताता है, रिप्रेजेंट करता है। कौन सी अच्छी नोटेशन होगी, बेस्ट नोटेशन होगी इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। सेंटर है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सेंटर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों किस में आएंगे, सेंटर में आएंगे। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, प्रोटॉन अलग होता है और न्यूट्रॉन अलग होता है, आते हैं दोनों केंद्रक में। ऐसा देखना आपको, ये वाली नोटेशन कौन सी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ये सेंटर हो गया, ये मान लो प्रोटॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया। क्वेश्चन नंबर 76, गिरिजाघर मंदिर कब्रिस्तान का वैसे क्या आएगा। गिरिजाघर मंदिर आपस में क्या है, इनमें रिलेशन वर्शिप प्लेस है, पूजा के स्थल है। वैसे ही दोस्तों ध्यान रखेंगे, शब्दा शब्दाग्रह शवों को दफनाने के लिए, जलाने के लिए यूज किया जाता है कब्रिस्तान, उसे बोलते हैं शब्दा ग्रह। सेम टू सेम, शब्दा ग्रह क्या होता है, जहाँ पे शवों को दफनाया जाता है, और कब्रिस्तान भी सेम ही होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 77, अब इनमें रिलेशन देखना है, सेम आपको देखना है कैसा विषम बताना है, सबसे अलग कौन सा है। अब 15 छिक्के 90 +5 है, 30 छिक्का 180 +5 है, 50 छिक्का 300 +5 है, 25 छिक्का 150 +10 है दोस्तों ये। तो ये सबसे अलग हो गया, बाकी में गुना, पहले मतलब छोटे नंबर को 5 से गुना, मतलब 6 से गुना किया, +5 ऐड करके पहले वाला नंबर आता है। दूसरे वाले नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और 5 ऐड करते हैं, तो कौन सा आता है, पहला नंबर आता है। लेकिन इसमें इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 ऐड करना पड़ेगा आपको अगर पहला नंबर लाना है। तो यहाँ पे अलग पैटर्न है इस वाले नंबर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अब यहाँ पे आपको देखना है, इसमें कहता है दिए गए अनुक्रम पर आधारित एक श्रृंखला बनाया गया है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर श्रृंखला में क्या आएगा। देखो यहाँ पे आप देखोगे, ये श्रृंखला बनाया गया है ऐसे, यहाँ पे ऐसे श्रृंखला बनाया गया है दोस्तों, बीच में कोई ना कोई एक आधा लेटर छोड़ा है, फिर इसको ऐसे बनाया। देखो ये वाली श्रृंखला बनी, ये वाली बनी, और फिर एट द रेट ये वाली बनी है, फिर ये वाली बनी है, हैज यू डी। अब ये वाली यहाँ पे जो भी आएगा आपको पता है, एक लेटर तो कम से कम छोड़ना ही है, सभी में छोड़ा हुआ है। अब ये तो सिंबल आएगा ही आएगा, इसमें तो ये सिंबल है ही नहीं। अगर ये सिंबल लेते हैं, इसके पहले तो इसके बाद दोस्तों, अगर ये सिंबल लेते हैं हम, देखो म, बीच में गैप छोड़ना आपको, जहाँ जैसे हर यहाँ पे जैसे मैंने बीच में जी छोड़ा हुआ है, यहाँ पे ए छोड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 लेटर के टी है, यहाँ वी छोड़ा हुआ है, तो इसका मतलब पी तो छोड़ना ही पड़ेगा आपको। अब क्या बनेगा, ये बनेगा, ये वाला सिंबल आएगा, फिर आएगा एल, फिर आएगा वी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। देखो क्योंकि ये वाला एक लेटर तो कम से कम आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी में छोड़ना है गैप पे, और फिर 3 का पेयर बनाना है, एक के एक सिंबल होगा, 2 लेटर होंगे। क्वेश्चन नंबर 79, कहता है एक व्यक्ति अपने घर से चलकर विभिन्न दुकानों ए बी सी डी ई
से पैसा एकत्रित करना शुरू करता है। दुकान ए से पैसा लेने के बाद वह दुकान बी के पास पहुंचता है, जो ए से 12 मीटर पश्चिम में है। ये मान लो ए है, इससे 12 मीटर पश्चिम में कौन सी दुकान है? बी है। ये मान लो दुकान बी है। तब वह बाएं, यहाँ से बाएं मुड़कर दुकान सी पर पहुंचता है। यहाँ से बाएं मुड़ेगा दोस्तों, सी पर पहुंचता है, जो बी से 5 मीटर दूर है। ये होगी दुकान सी। जो दुकान बी से 5 मीटर दूर है, फिर वह 2 बार बाएं मुड़कर, अब यहाँ से 2 बार ही बाएं मुड़ेगा वो। ठीक है, यहाँ से 2 बार ही बाएं मुड़ेगा। ए और बी के बीच में उसको जाना है। ये टोटल 12 थी, इसका मतलब यहाँ पे उसको जाना है। यहाँ से देखो पहली बारी बाएं मुड़ेगा, तो ये ऐसे होगा, फिर उसके बाद यहाँ चलेगा, बीच में जाना है तो ये मिड पॉइंट मानना पड़ेगा आपको, यहाँ से फिर बाएं मुड़ना पड़ेगा, तो ये बीच में ए और बी के बीच में पहुंच जाएगा। ये टोटल 12 था दोस्तों, ये 6 होगा, ये 6 होगा। अब कहता है उसके बाद अंत में वह ई पर पहुंचता है, जो ए तथा बी के मध्य से 3 मीटर उत्तर की ओर है। यहाँ से 3 मीटर उत्तर की ओर क्या है? ई है। तो वो यहाँ पे पहुंच जाता है। तो दुकान सी तथा ई के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये सी था, ये ई है। ये डिस्टेंस आपको बताना है। अब देखिए, ये 5 है दोस्तों, तो ये भी 5 होगा। ये 6 है मिड मिड पॉइंट तक, तो ये भी 6 है। अब देखिए, ये ट्रायंगल बनेंगे ऐसे। अब ये 5, ये 3, ये टोटल 8 होगी। और ये डिस्टेंस कितनी है? ये 6 है। ये आपको बतानी है। 8, 6, 10 ट्रिपलेट बनाते हैं, तो ये कितनी होगी? 10 होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 80, पर्सन चिन्ह के स्थान पे बताना क्या आएगा? देखो, यहाँ पे बी था, +5 ऐड कर दिया, जी आएगा। +5 ऐड करेंगे, 7 और 5 12 और 5 17 और 5 22, मतलब 5 का पैटर्न है, तो 7 और 5 12 एल आएगा स्टार्टिंग में। अब इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सारे ऑप्शन बाहर हो गए। वेरीफाई कर लेते हैं। देखो, 4 5 9, 9 और 5 फिर 14 और 5 19, 19 और 5 24, तो इसका मतलब यहाँ पे 9 और 5 14, दूसरे नंबर पे एन आएगा। यहाँ पे है भी है। 6 और 5 11 और 5 16 और 5 21, मतलब फिर यहाँ आएगा 11 और 5 16 पी, एल एन पी आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। +5 का पैटर्न है इसमें। क्वेश्चन नंबर 81 पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है पूछा, क्या है ये देख लेते हैं। जफर भारतीय रेलवे के प्रथम श्रेणी की टीम के प्रशिक्षण दे चुके हैं। आपको पहले ये देखना है कि इसमें भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच का चयन के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। हेड कोच के चयन के लिए ये शर्तें दी हुई हैं। उसको क्या क्या करना होना चाहिए, मतलब क्या क्या उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहला कहता है, उम्मीदवार निष्फलता पूर्वक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सदस्य देशों के किसी सदस्य देश के प्रथम श्रेणी या अंतर्राष्ट्रीय सतर क्रिकेट टीम को प्रशिक्षण दिया हो, कोचिंग दी हो। ये अपने आप में ठीक है, एक कंडीशन तो ये है कोच के लिए। दूसरी, उम्मीदवार को पूर्ण सदस्य देशों में से किसी द्वारा किए गए एक प्रमाण पत्र के मूल्यांकन कार्यक्रम के माध्यम से योग्य होना चाहिए और वर्तमान में इस तरह के एक वैध प्रमाण पत्र का धारक होना चाहिए। तीसरा कहता है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टीम के कोच के लिए आवश्यक संचार कौशल से लिखने के संदेश को व्यक्त करने की क्षमता के साथ अनिवार्य है और उसे अंग्रेजी में प्रवीणता प्रदर्शित करना चाहिए। चौथा, अभ्यर्थी को आईसीसी या उससे संबंधित किसी भी सदस्य बोर्ड के साथ किसी भी पिछले या वर्तमान विवाद से रहित एक निर्दोष व्यक्ति उसको होना चाहिए। अब कहते हैं, एक व्यक्ति को भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में चुना जाता है यदि वह उपरोक्त शर्तों को पूरी करता है, सिवाय, मतलब उसको कोच चुना जाएगा अगर वो ये सारी शर्तें कंप्लीट करेगा, सिवाय इसके ये शर्तें कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए। पहला कहता है, यदि उम्मीदवार किसी मानदंड को पूरी नहीं करता है और उसके नाम को सभी 3 क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा शामिल करने के लिए कहा जाता है, तब वह हेड कोच के रूप में चुना जाएगा। यदि उम्मीदवार किसी मानदंड को पूरी पूरी नहीं करता, मान लो इनमें से किसी एक कंडीशन को पूरी नहीं करता वो, तो कहता है उसके नाम को सभी 3 क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्यों के द्वारा शामिल करने के लिए कहा जाता है, तो वह हेड कोच के रूप में चुना जाएगा। ये एक कंडीशन है। बी कहते हैं के पास कोई कोचिंग अनुभव नहीं है, लेकिन वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल विश्व कप जीतने वाली टीम के कप्तान थे जब उसका मामला बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट
के सचिव के पास भेजा जाना चाहिए। ठीक है, अगर उसके पास ऐसी कंडीशन बनती है कि कोचिंग अनुभव उसके पास नहीं है, लेकिन उसने क्या कर रखा है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल विश्व कप जीतने वाली टीम के कप्तान वो रहे थे, वो मतलब कि कप्तान था, तब उसका मामला कहाँ भेजा जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट के सचिव के पास भेजा जाना चाहिए। उम्मीदवार के पास अंग्रेजी में प्रवीणता नहीं है, अंग्रेजी बोलनी उसको नहीं आती अच्छे से, लेकिन वह हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है, तो उसका मामला क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्यों के पास भेजा जाना चाहिए। उनके मामले में क्या निर्णय लिया जाना चाहिए, आपको ये बताना है। जफर भारतीय रेलवे, अब ये दे रखा है कि आपको इसमें मैच करना है, ये सारी स्किल इसमें मैच होंगी या नहीं होंगी, जो नहीं होगी तो फिर आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है, उस हिसाब से आंसर आंसर करना है। जफर भारतीय रेलवे के प्रथम श्रेणी के टीम के प्रशिक्षण दे चुके हैं, ये कंडीशन का यही थी। देखो यहाँ पे उम्मीदवार ने सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सदस्य देशों के किसी सदस्य देश के प्रथम श्रेणी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर क्रिकेट टीम को प्रशिक्षण दिया हो, ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए थी, और ये इसमें है। जफर भारतीय रेलवे के प्रथम श्रेणी टीम को प्रशिक्षण दे चुके हैं और उसके पास आईसीसी का प्रमाण पत्र भी है। ठीक है जी, ये भी कहा था आईसीसी का क्या होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, ये भी इसमें कहा था उसके पास है। एवं अंग्रेजी में अच्छी तरह से संवाद भी कर लेता है वो, मतलब ये तो सारी डायरेक्ट ही सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया था कोच के लिए आवश्यक संचार कौशल होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, के संदेश को व्यक्त करने की क्षमता साथ अनिवार्य है, और अंग्रेजी में प्रवीणता होनी चाहिए, ये भी कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है, अंग्रेजी में अच्छी तरह से संवाद कर लेता है, तथा विवाद का कोई रिकॉर्ड भी नहीं है उसके पास। ठीक है, तो इसका मतलब तो उसका डायरेक्ट कह सकते हैं, कोई भी ये वाली कंडीशन की तो जरूरत पड़ी नहीं यहाँ पे कुछ भी, तो सीधा ही कह सकते हैं जफर सभी शर्तों को पूरा करता है, उसका चयन मुख्य कोच के रूप में किया जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जफर सारी कंडीशन क्या करता है, कंप्लीट करता है, उम्मीदवार का चयन हो सकता है एज ए कोच की तरह, उसको कोच बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 82, 82 में एक चीज हम ध्यान से देखेंगे, ये एरो है दोस्तों, एक ये जो काइट वाली शेप है ब्लैक वाली टाइप की, ये एक इसमें रोम्बस ऐड हो जाता है, फिर दो हो गए, फिर आगे चार है, तो इसका मतलब ये जो फिगर आएगी इसमें कितने होने चाहिए, तीन होने चाहिए, तीन होने चाहिए इसमें। अब इसमें तो दो ही है, एक तो दूसरे वाला रेक्टेंगल टाइप का स्क्वायर आ गया, ये ऑप्शन बार हो गया, तीन होने चाहिए, देखो यहाँ भी तीन है, यहाँ भी तीन है, और यहाँ पे एरो सिंगल कहीं पे भी नहीं है, डबल एरो होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे एरो रहेगा या तो वर्टिकली रहेगा, ठीक है, ऐसे कहीं पे भी हॉरिजेंटल शेप आपको एरो की नहीं दिखेगी, ये चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे हॉरिजेंटल है, इसलिए कह सकते हैं ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 83, इनपुट का क्वेश्चन बहुत ज्यादा एडुकेटिव पूछता है, अभी पूछा भी है, फेज 13 के एग्जाम हुए थे, सीजीएल के हुए, इनपुट से क्वेश्चन आता है दोस्तों। आपको करना क्या होता है इसमें, आपको देखना है जैसे इससे कोई फेज वन कैसे बना है, फिर इससे टू, थ्री, चार, फोर, फाइव, सिक्स, ऐसे चलता है, कोई ना कोई पैटर्न फॉलो किया है, इस तरह से आपको इनपुट से ये आउटपुट जनरेट करनी है, इसका नाम देते गए फेज वन, फिर कुछ आगे नेक्स्ट चेंज किया, फिर उसको फेज टू, ऐसे फेज थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ऐसे नाम दिया है। अब मैं देखता हूँ इसने किया क्या, जैसे अकॉर्डिंग टू इसमें देखता हूँ डेटा, पहले नंबर पे पहले यहाँ इसको इनपुट ये थी मेरे पास, डेटा सबसे पहले आया, तो दोस्तों डेटा मैंने देखा, मतलब कि अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसने अरेंज किया है, तो डेटा सबसे पहले डी आता है, एफ टी से स्टार्टिंग है लेटर की, वर्ड की, यहाँ पे एस से, तो डेटा दोस्तों क्या आएगा, जब इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो डेटा सबसे पहले आएगा, इसको लेफ्ट में रख दिया। नेक्स्ट में क्या किया, फिर इसने जैसे 92 देखा मैंने, सबसे बड़ा नंबर था 92, तो इसको यहाँ अरेंज कर दिया नेक्स्ट स्टेप में। फिर उसके बाद इनमें से कौन सा आएगा, थर्ड स्टेप में दोस्तों इनमें से जो बच के एफ आएगा, तो एफ रख दिया, तो फिर ऐसे ही अरेंज करता गया, फिर उसके बाद जो बड़ा नंबर आएगा 40 आएगा, ये रख दिया, ये चेंज हुआ है, इस तरह से चेंज करता गया, और ये फेज 6 तक यहाँ पे बना दिया। अब आपको करना क्या है, इसी आधार पे उपरोक्त चरणों में पालन किए गए नियमों के अनुसार दिए गए इनपुट के चौथे चरण में कौन सा एलिमेंट, शब्द या संख्या दाएं ओर से चौथे के दाएं दूसरा है, मतलब पहले आपको फेज 4 तक पहुंचना है, इसी पैटर्न को फॉलो करना है, और फोर्थ पेज में कहता है चौथे चरण में कौन सा जो एलिमेंट है
दाईं ओर से चौथा के दाएं दूसरा, दाईं ओर से देखो, दाईं ओर से चौथा होगा और इसके दाएं दूसरा आपको बताना है। इसके दाएं दूसरा मतलब कि आपको सीधा बताना है, फिर सीधा मैं कह देता हूँ इसके दाईं ओर दूसरा कौन सा होगा। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यहाँ पे भी 8 ही होंगे। अब चौथा चरण है इसके दाईं ओर से चौथा, उसके फिर जो चौथा चरण आएगा उसके दाईं ओर से चौथे के दाईं ओर दूसरा कौन सा होगा, तो आप सीधा कह सकते हो राइट साइड से पहला दूसरा आपको बताना है। चौथे चरण में राइट साइड से दूसरा आपको बताना है। तो चौथा चरण फोर्थ फेज तक हम पहुंचते हैं। ये इनपुट अब की बार देखो, पहले क्या करना था हमें, पहले जब चेंज करेंगे सबसे पहले जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो इनमें से सबसे पहले क्या आता है, एफ एच है या एस है या वाई है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या आएगा, एफ आता है, तो 4 आएगा सबसे पहले, पहले चरण में 4 आएगा। फिर दूसरे चरण में संख्या जो बड़ी होगी वो सबसे यहाँ पे राइट में शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट में सॉरी, 93। पहला चरण दूसरा चरण हो गया। फिर तीसरे चरण में 4 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद आएगा, इनमें से 4 के बाद आएगा तीसरे चरण में एफ के बाद क्या आता है, एच आता है, तो फिर आएगा एच, मतलब होनेस्ट, होनेस्ट आएगा। फिर होनेस्ट के बाद चौथा चरण क्या होगा, जो बड़ी संख्या 93 के बाद कौन सी है, आप कहेंगे 55 है, ये चेंज होगा। बाकी जो बच गए 1 2 3 4 हो गए। अब चार जो एलिमेंट बच गए वो ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, ऐसे ऐसे मतलब पहले ईयर था तो ईयर आएगा। अब मैं इसको लिखने का स्पेस नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, जैसे ईयर आएगा, फिर आएगा 41, क्यों हमने नहीं लिया। फिर उसके बाद ईयर 41, इसका यूज नहीं होता। फिर आएगा दोस्तों स्टॉक बचा हुआ, क्योंकि ये भी स्टॉक, स्टॉक के बाद क्या आएगा, और कौन सा बच के अरेंज हो गए, 48 बच गया, लास्ट में 48 आएगा। अब कौन सा आएगा राइट साइड से दूसरे नंबर पे, क्या आएगा, स्टॉक आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। आपको बताना है इसमें दो सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या होगी, दो के अपोजिट आपको बताना है। दो के अपोजिट आपको बताना है, सबसे पहले कॉमन देखना है, इसमें कॉमन क्या आएगा। देखो एक कॉमन है, एक कॉमन है दोस्तों, तो जो कॉमन आपको ऐसे लिख लेना है, फिर दोनों को क्लॉकवाइज रोटेट करना है। इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, 4 आता है, फिर आएगा 6। इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, 5 आएगा पहले, फिर 5 के बाद 3 आएगा। इसका मतलब होता है 4 के अपोजिट 5 है, 6 के अपोजिट 3 है, तो 2 के अपोजिट क्या होगा, या एक के अपोजिट क्या होगा, जो बच गया जो विजिबल नहीं है, 2 होगा। या कह सकते हैं 2 के अपोजिट पूछा, 2 के अपोजिट इसका उल्टा भी कह सकते हैं, 1 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। इसमें क्या करना आपको, ये पंक्ति दी हुई है, कॉलम दिए हुए हैं, कुछ संख्याएं भिन्न भिन्न पंक्तियां कॉलम में दी गई हैं, इनमें से कौन सी पंक्तियां स्तंभ आपस में किस प्रकार संबंधित या संबंध है, ये आपको बताना है। देखिए मैं इनमें ऑप्शन देखता हूँ, 1 2 3 है, 1 2 4 है, 1 3 5 है, 2 3 5 है, तो रिलेशन देखना है किस में बनेगा। दोस्तों एक तो सभी में है, बस इस लास्ट ऑप्शन को छोड़ के। अब एक पंक्ति एक देखता हूं मैं, अब इससे ये मान लो कॉलम एक से ये वाला नंबर है जो पंक्ति 1 में, तो इससे 64 कैसे बनेगा, 63 कैसे बनेगा, गुना 8 की 8 से गुना करते हैं, -1 कर देते हैं, फिर 8 पंजे 40 करते हैं, -8 कर देते हैं, तो 32 आएगा। या कह सकते हैं 8 की सीधा ही मल्टीपल है तो गुना 4 भी कर सकते हैं। देखो पहले नंबर 8 का स्क्वायर किया, या 8 गुना 8 किया, -1, फिर 8 गुना 4 कर दिया, और फिर 36 कैसे बनेगा, 36 कह सकते हैं, 36 कैसे बनेगा, तो यहाँ पे 36 है जो, दोस्तों इस 63 का उल्टा 36 होता है, इसका उल्टा 36 होता है। तो सेम रिलेशन अगर मैं 3 ऑप्शन उठाए हुए, 3 है 2 है, 2 में देखता हूँ 12 है जो, 12 का स्क्वायर +1 है, ये -1 था, तो ये रिलेशन 2 के साथ तो नहीं बनता, एक का 3 के साथ बना के देखता हूँ। अब तीसरी पंक्ति में देखते हैं, जैसे 8 से मैंने बना था, देखो 7 का स्क्वायर -1 है, जैसे 8 का स्क्वायर -1 63 था, वैसे ही 7 का स्क्वायर -1 48 आएगा। और 7 गुना 4 दोस्तों 28 भी है, यहाँ 8 गुना 4 क्या था, 32 था, और ये 7 गुना 4 भी क्या है, 28 है, सेम रिलेशन बनता है। और इसका मतलब
जो 48 है, जो सेकंड नंबर पे था, जो सेकंड कॉलम में ये दूसरा नंबर था, पंक्ति का सेकंड कॉलम में दूसरा नंबर था। वो लास्ट वाला कैसे बनता है, दूसरे वाले को उल्टा कर दो, 84 बन जाएगा 48 का उल्टा। वैसे 63 का उल्टा किया था, 36 बन गया। मतलब सेम रिलेशन बनता है एक और तीन में। एक और तीन में तो रिलेशन बनेगा ही बनेगा। और पांच में भी देख लेते हैं बनता है नहीं बनता। पांच में भी देखो, इसका स्क्वायर -1 गुना 4, जैसे 8 चौका 32 था। और साथ ही साथ 15 को उल्टा करेंगे, 51 होगा अपोजिट। तो सेम रिलेशन बनता है पांच में भी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। एक तीन पांच है जो पंक्तियां, रोज, उनमें सेम रिलेशन बनता है। क्वेश्चन नंबर 86। 6 से 7 है, देखना है क्या हुआ इसमें। लेकिन एक चीज नजर आएगी आपको, इन दोनों का गैप 14 है दोस्तों, और इन दोनों का गैप क्या है, 14 है। एक छोड़ के एक पे 14 का गैप है, तो एक छोड़ के तो 14 का गैप करूंगा, तो यहाँ पे तो आना चाहिए उस हिसाब से। 14 का गैप अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे आना चाहिए, मतलब कि 34 और 14 जो भी आएगा, लेकिन आपको ये नंबर बताना है। अब इसमें मैं रिलेशन देखता हूँ, ये 7 है दोस्तों। 7 से कोई नंबर यहाँ पे अल्टरनेट होगा तो यहाँ आएगा, और यहाँ से इस नंबर से फिर अल्टरनेट पे ये नंबर आएगा। कोई ऐसा रिलेशन देखना है जैसे 7 से ये नंबर x है और ये 19 है। अगर साथ में मैं x बनाने के लिए 13 बनाने के लिए 6 ऐड कर देता हूँ, और 13 और 6 19 भी होता है, तो यहाँ फिर बैठ जाएगा, और ऑप्शन में भी 13 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। पैटर्न क्या है यहाँ पे, ये 14 का गैप था, 14 गैप था, और यहाँ पे 7 6 का गैप है, 13 6 19। ठीक है, देखो 6 14 20, 20 14 34, 7 और 6 13, 13 और 6 19, प्लस 6 का गैप है और प्लस 14 का गैप है। ऑप्शन थर्ड, ये आएगा 13। अब यहाँ पे सिंबल का जो मतलब है वो दिया हुआ है, आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है। एक सेकेंड। देखो 16 है दोस्तों, फिर 4 है, फिर 4 के बाद क्या है, आपस में आपको बताना है समीकरण में पर्सन चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पे सिंबल है और ये पर्सन चिन्ह मान लो एक्स है ये। ठीक है, उसके बाद फिर 5 है, फिर 15 है, और फिर इज इक्वल टू 90 है। और डॉलर का मतलब है डिवाइड, जहाँ डॉलर है वहाँ डिवाइड का निशान कर दो, ये आएगा डिवाइड का सिंबल यहाँ पे। एट दी रेट का मतलब प्लस, जहाँ एट दी रेट है वहाँ प्लस कर दो, तो यहाँ आएगा प्लस। और हैज का मतलब है गुना, जहाँ हैज का सिंबल है दोस्तों वहाँ गुना कर दो। कॉपी, एट द रेट कॉपी का मतलब है माइनस, यहाँ माइनस का सिंबल आएगा। और इसका मान क्या है, 90 है। अब देखो एक्स की वैल्यू बतानी है, ये आएगा 16 -4/x होगा। ये 15 × 90, सॉरी 15 × 5 = 75 हो गया ये। ये 75 हो गया, इसको 1 मिनट हैंग हो गया, मैं इसको 75 ही मान लेता हूँ। ठीक है, ये 15 × 5 = 75 होगा, ये 90 है। तो इसमें से माइनस होगा दोस्तों, 75 माइनस होगा, तो 15 बचेगा। और ये 15 इस साइड होके माइनस होगा, 16 में से 15 के एक आएगा, और ये उस साइड जाएगा प्लस 4/x के बराबर। तो x की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर आएगा 4 के। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 88। कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, ये बताना है। कोई मूंगफली सवेरा नहीं है। कुछ सवेरा कोट है, कुछ सवेरा क्या है, कोट को के मान लेते हैं, हिंदी में तो हिंदी में ऐसे मान लेते हैं। कुछ सवेरा कोट है, कोट को के मान लेते हैं। सभी सिलेंडर पहिए हैं, सभी सिलेंडर क्या है, पहिए हैं। सिलेंडर को मान लेते हैं सी, सारे सी किस में आते हैं, पहिए को पी मान लेते हैं, इसमें आते हैं। अब इनके बीच का हमें कोई रिलेशन नहीं पता, सवेरा कोट का इनके साथ सिलेंडर और मतलब पहिए के साथ कोई रिलेशन नहीं है, और कोई मूंगफली सवेरा नहीं है, कोई भी मूंगफली क्या नहीं है, सवेरा नहीं है, मूंगफली अलग है। अब बताना है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा।
कुछ कोट मूंगफली नहीं है, कुछ कोट दोस्तों मूंगफली नहीं है। अब ये वाला जो कॉमन एरिया है ये किसमें, सवेरा में आता है। और ये सवेरा कोई भी क्या नहीं है, मूंगफली नहीं है। तो इसका मतलब ये वाले कोट मूंगफली नहीं होंगे, तो कुछ कोट मूंगफली नहीं है ये कह सकते हैं, ठीक है। सभी सवेरा पहिए हैं, सारे के सारे सवेरा पहिए, और इनके बीच में कोरिलेशन नहीं पता, ये गलत हो गया। केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। कथन दिया हुआ है और पूर्वानुमान दिया हुआ है। आपको बताना है कौन सा पूर्वानुमान कथन में अंतर्निहित है। इसमें से कौन सा आप मतलब कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा पूर्वानुमान आप लगा सकते हो, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। पढ़ते हैं। आजकल जनता में महिलाओं का उत्पीड़न दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसके लिए पढ़ते हैं, युवाओं पूर्वानुमान देखने लगा सकते हैं नहीं, इसको सच मानना आपको गिवन स्टेटमेंट को। युवाओं के दिमाग में भ्रष्टाचार में मीडिया तक आसान पहुंच जैसे इंटरनेट का परिणाम है। अब ये पहली स्टेटमेंट क्या है, तो इसका कारण हो सकता है ये, इसका पूर्वानुमान नहीं है। मतलब पूर्वानुमान का मतलब ये है कि ये वाली जो पूर्वानुमान है ये पहले होगा, बाद में घटना ये होगी, बाद में गिवन स्टेटमेंट वाली घटना होगी। तो ये तो इसका कह सकते हैं, इसको बढ़ा सकता है, ये इसका कारण है, इसको बढ़ने का कारण है, ये पूर्वानुमान नहीं है। तो ये गलत हो गया। आपको बताना है पूर्वानुमान कौन सा है इसके अंदर जो निहित है। अब स्कूल और कॉलेज के स्तर पर नैतिक शिक्षा ठीक से नहीं दी जाती है, तो ये इसका पूर्वानुमान हो सकता है। अगर शिक्षा ठीक से नहीं दी जाएगी, पहली घटना ये होगी, उसके बाद उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, जनता में महिलाओं का उत्पीड़न दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, बाद में ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसका पूर्वानुमान है, और ये इसका कारण है। तो आपको बताना था कौन सा पूर्वानुमान इसमें अंतर्निहित है। राइट आंसर होगा केवल सेकंड, केवल पूर्वानुमान सेकंड, दो निहित है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90। प्रश्न में एक नगर नाम और एक तिथि दी गई है, इसके नीचे 1 2 3 4 दिए गए हैं विकल्प, जिनमें से केवल एक दिए गए नगर व तिथि के नाम से मेल खाते थे, शेष सभी कोई भी किसी न किसी में कोई गलती है। तो जो विकल्प दिए गए नगर व तिथि के नुमान नाम पूरी तरह से मिलता है, उसे आप सही उत्तर चुनिए। मतलब सेम टू सेम है, ये आपको चेक करना है किस में है। अब देखिए ये 1678 है राष्ट्र में, यहाँ पे 87 दोस्तों, ये ऑप्शन बार हो गया। उसके बाद कोमा है सभी में। सितंबर की स्पेलिंग देखते हैं, यहाँ PAR है, यहाँ BER आएगा सितंबर में, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब इसमें ठीक है, यहाँ 12th ठीक है। तो पहली स्पेलिंग देखते हैं इन दोनों में। तो VJ में यहाँ पे जेड है दोस्तों, और यहाँ पे जे है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। सेम टू सेम आपको छांटना था कौन सा सेम है, जो गिवन मतलब कि क्वेश्चन है सेम टू सेम ऑप्शन, मतलब इससे जो जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे कैसे सेम टू सेम लिखा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल ही जो भी स्पेलिंग है या डेट है सी, मतलब ऐसी कैसी सेम टू सेम मैच होनी चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।